हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ और एक बहुत बड़ी न्यूज़ है माइकल बरी, जिनके ऊपर बिग शॉट मूवी बनी थी, जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था 2008 का क्रैश। अब वो कह रहे हैं मार्केट फिर से क्रैश कर सकती है। बेसिकली उन्होंने 1.6 बिलियन डॉलर शॉर्ट किए हैं S&P 500 और नैस्डैक 100 के अंदर। अगर इसकी ब्रेकेज देखी जाए तो S&P 500 के ETF शेयर्स को इन्होंने 886 मिलियन डॉलर में शॉर्ट किया है और इन्वेस्को QQQ का जो ट्रस्ट है उनकी ETF को 739 मिलियन डॉलर शॉर्ट किया है। अगर देखा जाए इनका पूरा जो पोर्टफोलियो है उसका 93% इन्होंने शॉर्ट कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है अगर देखा जाए तो। और ये वही बंदे हैं जिन्होंने 2008 का क्रैश प्रेडिक्ट किया था। उस टाइम पे भी ऐसा ही किया गया था, ऐसा ही उन्होंने कहा था। बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया था, पर ये सबसे पहले लोगों में से एक थे जिन्होंने इसको प्रेडिक्ट किया था। मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप इस चीज़ को समझना चाहते हैं, बिग शॉट मूवी को देखो। और जिनको शॉर्ट नहीं पता वो भी समझा देता हूँ। अभी क्या होता है, हम नॉर्मली जो शेयर मार्केट होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमको लगता है मार्केट बढ़ेगी तो हम शेयर खरीद लेते हैं। ठीक है, तो मान के चलते हैं, मुझे लगता है एक एक्स कंपनी का शेयर बढ़ने वाला है, वो अभी 100 रुपए में मिल रहा है, मैंने उसको 100 रुपए में खरीद लिया। कल को वो 150 रुपए का हो जाता है, मैं उसको बेच दूंगा, मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट हो गया। यहां पर शॉर्ट के अंदर उल्टा हो जाता है। यहां पर मुझे लगता है ये जो अभी करेंटली 100 रुपए का शेयर है ना, ये घटने वाला है। ये मुझे लगता है कि घटेगा, कितना घटेगा पता नहीं, पर ये घटने वाला है। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको बेच दिया, पहले खरीदा ही नहीं, पहले ही बेच दिया। तो मैंने शॉर्ट कर दिया, जो बेचना है इसको शॉर्ट कहते हैं। तो मैंने इसको बेच दिया। अब मैंने 100 रुपए पे बेचा है। अब मान के चलते हैं 5-6 घंटे के बाद में वो असली में 60 रुपए के ऊपर आ गया। अगर वो 60 रुपए के ऊपर आ गया, मैंने अब खरीद लिया। मैंने खरीदा 60 रुपए में, बेचा था मैंने 100 रुपए में, 40 रुपए का मुझे सीधा प्रॉफिट हो गया। तो इस तरीके से पूरा शॉर्ट का बिजनेस काम करता है। और ये जो बड़े बड़े लोग हैं इसी तरीके से करते हैं। हमने रिसेंटली हिंडनबर्ग के अंदर भी यही चीज देखी थी। उन्होंने अडानी ग्रुप के शेयर्स को शॉर्ट कर दिया था, पहले ही बेच दिया था। उसके बाद उन्होंने मार्केट में रिपोर्ट निकाली, जिसके चक्कर में उनके शेयर के प्राइसेस घटे। उसके बाद उन्होंने खरीद लिया और उसको बैलेंस आउट कर दिया। तो देखा जाए, दिस इज अ वेरी रिस्की थिंग। और उनका ऐसा कहना है सब कुछ बेच दो, जो पड़ा है सब बेच दो। अब ये इंटरनेशनल मार्केट की बात हो रही है, इंडियन मार्केट की बात नहीं हो रही है। पर कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो यूएस स्टॉक्स होते हैं वो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के स्टॉक्स को मैनिपुलेट करते हैं। अगर मैं इंडियन रिटेल इन्फ्लेशन की बात करके चलूं तो 15 महीने हाई के ऊपर पहुंच गया, 7.44% जुलाई के महीने की हम बात करके चल रहे हैं। अगर मैं जून से कंपेयर करके चलूं तो उस टाइम पे 4.81% ही हुआ करता था। तो ये नंबर बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। मई 2022 से अगर हम कंपेयर करके चले तो ये हाईएस्ट नंबर है। उस टाइम पे 7.79% रिकॉर्ड किया गया था। अगर हम फूड प्राइस इंडेक्स की बात करके चले तो वहां पे 11.51% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, जो कि जून के महीने में 4.49% हुआ करता था। तो दिस इज अगेन नॉट गुड फॉर आवर कंट्री। ठीक है, ये चीज सही नहीं है। अब अगर देखा जाए तो इन्फ्लेशन का डेटा आरबीआई के पास पहले ही था, उनको पता था इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है। तो अगर वो चाहते तो रेपो रेट को बढ़ा सकते थे, पर उन्होंने इस टाइम पे रेपो रेट को नहीं बढ़ाया। हमारे जो आरबीआई के गवर्नर है वो कहते हैं कि हमारी अर्जुन की आंख है इन्फ्लेशन के ऊपर, इन्फ्लेशन को बढ़ने नहीं देंगे। तो उनके पास तो डेटा पहले था, अगर इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है तो कंट्रोल कैसे करेंगे। रेपो रेट नहीं किया तो उन्होंने क्या किया, लिक्विडिटी मार्केट में कम कर दी। 3-4 न्यूज पहले वाली देख लेना, वहां पर समझा रखा है किस तरीके से लिक्विडिटी कम करी गई है। पर इन्फ्लेशन इतना ज्यादा बढ़ना इज नॉट राइट, ये अच्छी चीज नहीं है। मतलब आरबीआई इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। वीडियो में आगे जाने से पहले याद दिलाना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दो यार। सब्सक्राइबर ग्रोथ नहीं आ रही है, 1 लाख जल्दी लेके जाओ, सिल्वर प्ले बटन लाओ, जल्दी लेके आओ यार। मैं तो डेली वीडियो डाल रहा हूँ, कंसिस्टेंटली डाल रहा हूँ, अच्छा कंटेंट डाल रहा हूँ। आप सब्सक्राइब और शेयर नहीं कर रहे हैं। करो यार, भाई को आगे बढ़ाओ। अगर मैं अर्जेंटीना की बात करके चलूं तो उनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी करेंसी को 18% डीवैल्यू कर दिया है। अगर हम बात करके चले, वहां पे जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी 21% बढ़ा दिया गया है, 118% पे ले गए हैं। ये नंबर देखा जाए तो बहुत ज्यादा बड़ा है। अब एनालिस्ट का कहना है ये जो डीवैल्यू किया गया है इससे ये अपनी करेंसी को फेयर प्राइस के आसपास ले आएंगे, पर फ्यूचर के अंदर ओवर वैल्यू जाने के भी चांसेस है कुछ ही महीने के अंदर। अर्जेंटीना के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, उस चक्कर में सब कुछ किया जा रहा है। अर्जेंटीना की इकोनॉमी
बहुत टाइम से बेकार चल रही है। अगर देखा जाए तो जो आईएमएफ है, उसका सबसे बड़ा डेटर है ना, मतलब जिसने उधार ले रखा है, वो यही कंट्री है। तो देखते हैं अर्जेंटीना के साथ में क्या होता है। दूसरी साइड पे अगर हम रशिया की बात करके चले तो उनके जो सेंट्रल बैंक है, उन्होंने भी इंटरेस्ट रेट 12% कर दिया है और देखा जाए अगेन ये नंबर बढ़ा है और एकदम झटके में बढ़ा है। पहले 8.5% था, सीधा 12 कर दिया गया है। क्यों किया है? क्योंकि जो उनका रूबल है ना, वो डेप्रिशिएट होता हुआ दिखाई दे रहा था और इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, तो उसको कंपनसेट करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। अगस्त के महीने के अंदर जो इनका इन्फ्लेशन रेट है वो 4.4% के ऊपर पहुंच गया। अब वहां की गवर्नमेंट का कहना है कि जो डोमेस्टिक सप्लाई है उसको इम्प्रूव किया जाएगा। ये जो रेट हाइक किया गया है, इससे मॉनेटरी कंडीशन को ढंग से लेके आया जाएगा। जो डिमांड डायनेमिक्स है उसको कंट्रोल किया जाएगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा। 2024 तक 4% इन्फ्लेशन रेट को ले आएंगे, वो ऐसा कह रहे हैं। तो अगर ग्लोबली बात करके चले तो अभी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है। माइकल बेरी का ये भी कहना है कि मार्केट क्रैश कर सकती है, तो दिस इज नॉट राइट। पर इंडिया एक ठीक सिचुएशन पे बैठा है। इन्फ्लेशन बढ़ा है, रेपो रेट बढ़ा हुआ है, पर उतना बुरा हाल नहीं हुआ है हमारी मार्केट्स में, फंडामेंटल्स में। बाकी अभी आने वाला वीक बताएगा कि मार्केट किस तरीके की रहने वाली है। अगर मैं मोदी जी की बात करके चलूँ तो उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर, इंडिपेंडेंस स्पीच के अंदर उन्होंने बोला कि मैं गारंटी देता हूं कि आने वाले 5 साल के अंदर हम टॉप 3 इकोनॉमीज में से एक हो जाएंगे। उन्होंने बोला जब हम आए थे उस टाइम पे इंडिया 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ करता था। उन्होंने साथ में इन्फ्लेशन के बारे में बात करी कि गवर्नमेंट कमिटेड है कि इन्फ्लेशन को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। अगर देखा जाए कोविड-19 के बाद में जितना बड़ा इंपैक्ट पड़ना चाहिए था इकोनॉमी पे, उतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ा। ग्लोबली पड़ा, पर हमारे ऊपर उतना ज्यादा नहीं पड़ा। साथ में उन्होंने इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में बात करी, जो कि 3rd लार्जेस्ट है दुनिया का। 98,000 रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स है इंडिया के पास में। अगर देखा जाए तो ये नंबर वाइज कोई ऐसी वाली बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन है तो नंबर तो बड़े हो ही सकते हैं। अब अगर दूसरी साइड पे देख के चले, जो फोन शिपमेंट है वो 2 बिलियन यूनिट से ऊपर पहुंच गई मेक इन इंडिया कैंपेन के अंदर। 2014 से 2022 के अंदर टोटल बात चल रही है, 2 बिलियन बहुत बड़ा नंबर हो गया है। सीएजीआर की बात करके चले तो 23% ग्रोथ आई है, एनुअलाइज कंपाउंडेड। और अगर 2022 की बात करके चले ना तो 98% जो मोबाइल शिपमेंट थी वो मेक इन इंडिया थी। तो देखा जाए तो ये नंबर अच्छा है, जो कि 2014 में 19% हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं लोकलाइजेशन के ऊपर गवर्नमेंट ने काम किया है। फेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम निकाला है, मेक इन इंडिया निकाला है, प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम निकाली है, आत्मनिर्भर भारत स्कीम निकाली है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं लोकल मैन्युफैक्चरिंग को फायदा हो रहा है। टॉय इंडस्ट्री की बात करके चले तो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होती हुई हमको दिखाई दी है। फॉक्सकॉन की बात करके चलो तो फॉक्सकॉन का कहना है $2 बिलियन की वो इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और उनके जो चेयरमैन है उनका कहना है दिस इज अ बिगनिंग, हम आने वाले टाइम में और ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे इंडिया के अंदर। 2005 के अंदर एक कंपनी इंडिया के अंदर एंटर करी थी। आज अगर हम बात करके चले तो एप्पल के सबसे बड़े सप्लायर्स में से एक है। बाकी फोन भी बनाते हैं पर एप्पल के सबसे बड़े हैं। अभी के टाइम पे जो इनकी फैक्ट्री है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर है, और फ्यूचर में इनका प्लान है कर्नाटक और तेलंगाना में भी उसको लेके जाना है। 9 इनके कैंपसेस है इंडिया के अंदर, और 500 फुटबॉल फील्ड से बड़ा एरिया ये कवर करके बैठे हैं। 30 से ज्यादा इनके पास में फैक्ट्रीज है इंडिया के अंदर। अभी कुछ टाइम पहले ये कंपनी खबर में भी आई थी, क्योंकि ये वेदांता ग्रुप के साथ में मिलके कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करने वाली थी, बेसिकली अपना काम ट्रांसफर करने वाली थी। पर अभी ये नए कोलैबोरेटर को ढूंढ रही है, क्योंकि वेदांता वाली डील नहीं हो पाई है। क्या आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उससे, जो कि एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है, जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैंपेन हैंडल की है? ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। अगली खबर एक अच्छी खबर है। तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है, उन्होंने अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी को जो ऑयल के पैसे दिए हैं वो रुपी के अंदर दिए हैं। पहले डॉलर में दिया जाता था, जिसकी वजह से हमारा डॉलर भी लॉस होता था और हमको ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी देनी पड़ती थी। यहां से एफिशिएंसी बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये जो एग्रीमेंट था ये जुलाई के महीने में साइन किया गया था, और इतनी जल्दी हम देख रहे हैं एग्जीक्यूट भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इंडिया और यूएई की बायलैटरल ट्रेड की बात करके चले, फिस्कल ईयर 22-23 के अंदर $84.5 बिलियन का ट्रेड किया गया है। और आप समझो अगर ये जो ट्रेड हुआ है ये लोकल करेंसी में होगा तो कितना ज्यादा बेनिफिट होगा। गवर्नमेंट का प्लान है कि अभी बाकी कंट्रीज में भी इसको एक्सपैंड करना है, धीरे धीरे करके डॉलर की डिपेंडेंसी तोड़नी है। जैसे इंडिया और यूके की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील होने वाली है, और कहा जा रहा है वो सितंबर के महीने तक हो सकती है। 24-25 अगस्त के आसपास में एक नया राउंड ऑफ मीटिंग होगी जहां पर नेगोशिएशन करी जाएगी। लास्ट जो खबर निकल के आई थी 28 जुलाई की, कि
26 चैप्टर्स में से 19 चैप्टर्स के ऊपर फाइनल हो चुका है कि किस तरीके से आगे बढ़ना है। अब कुछ इश्यूज बचे हैं, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गया, रूल्स ऑफ ओरिजिन हो गया, इन्वेस्टमेंट ट्रीटी हो गया। अगर इंडिया के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की बात करके चले यूके को, तो वो $10 बिलियन पे है, और अगर हम इंपोर्ट की बात करके चले तो वो $8 बिलियन पे है। अप्रैल 2022 से अगर फरवरी 2023 तक की हम बात करके चलते हैं तो ये खबर बहुत टाइम से आ रही थी। पिछली दिवाली को कहा जा रहा था ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, अभी तक तो नहीं हुआ है। अगली खबर इकोसोल की है, तो उन्होंने जो भूमि पेडनेकर है उनको एज अ इन्वेस्टर और ब्रांड एम्बेसडर ले आए हैं। ये जो कंपनी है ये इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करती है, खाली इंडिया के नहीं ग्लोबल के अंदर भी काम करती है। इनका कहना है जो भूमि जी है वो अपनी वॉइस रेस करती है क्रिटिकल इश्यूज हो गए जैसे कि क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी, प्लास्टिक पॉल्यूशन, उनके ऊपर, और हमारे लिए एक राइट ब्रांड एम्बेसडर ये रहेगी। अभी के टाइम पे ये इंडिया के अलावा यूएसए, कनाडा, यूके, जर्मनी, यूएई, चाइना, वियतनाम जैसी कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं। आपको क्या लगता है सस्टेनेबिलिटी का कितना बड़ा बिजनेस बन सकता है? क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे D2C स्टार्टअप अभी सस्टेनेबिलिटी को अपने अंदर डाल रहे हैं। हम पेड़ लगाएंगे, हम पॉल्यूशन नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अगली खबर, जो एथर एनर्जी के सीईओ है उन्होंने ओपन एआई के 5.8 करोड़ डेली बर्निंग के ऊपर बोला कि भाई इतना पैसा तो स्विगी, मीशो, पेटीएम, ओला, फ्लिपकार्ट ने भी बंद किया होगा अपने इनिशियल टाइम के अंदर, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। उनके हिसाब से ओपन एआई बच जाएगा, और जो ये पैसा है ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। वीसी फंड आएगा और धीरे धीरे वो पैसा करके प्रॉफिटेबिलिटी का रूट ले लेंगे। अब ये जिन कंपनीज की बात कर रहे हैं मेरी नजरों में तो वो भी आज सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि ठीक है वैल्यूएशन रेज करने का मतलब सक्सेस नहीं होता, आपने कितना पैसा रेज कर लिया है, पर सब लोग कहते हैं कि भाई सक्सेसफुल है। मेरा मानना है इन होम घर पे पैसा कितना आ रहा है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर ओपिनियन की बात कर रहा हूं तो मुझे लगता है ओपन एआई में शायद ब्रांड किलिंग भी हो सकती है। ब्रांड किलिंग का मतलब क्या हुआ, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको खरीदा, अब ब्रांड को किल कर देगा। इन्होंने रिसेंटली अपने धीरे धीरे करके प्राइस भी बढ़ाने शुरू किए अपनी एपीआई की इसके, अब धीरे धीरे करके अपना ब्रांड महंगा कर देगा, उसके बाद में किल करता चला जाएगा। अब इन्होंने पूरी पूरी टेक्नोलॉजी को अपने बिंग के अंदर ले आए हैं तो इनको कोई टेंशन तो है नहीं। अब प्रोडक्ट को किल कर दो, इसके अराउंड कोई और प्रोडक्ट बिल्ड ही नहीं कर पाएगा। अब ये रेगुलेशंस आ रही है एआई के ऊपर वगैरह के ऊपर, अब ये सारा का सारा सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट अपने बिंग के अंदर ले आएगा और अपने सारे जितने भी बिजनेस प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है उसके अंदर भी ले आएगा। ये मुझे ऐसा लगता है, बाकी तो टाइम बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अगली खबर मणिपाल ग्रुप की है, तो राजन पाई जी ने 250 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने हैं फर्स्ट क्राई के अंदर, और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं ये सेकेंडरी शेयर सेल होने वाली है। सेकेंडरी शेयर मतलब मैंने फर्स्ट क्राई में इन्वेस्ट किया था, मेरे पास में शेयर पड़े हैं, तो मैं बाहर मार्केट में किसी और को अपने शेयर बेचना चाहता हूँ, दिस इज सेकेंडरी शेयर। कंपनी अपने शेयर्स को डिल्यूट नहीं कर रही है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपने शेयर्स को बेच के निकल रहे हैं। कहा जा रहा है टोटल जो राउंड है ये 500 करोड़ का होगा, जिसमें से जो 250 करोड़ की खबर निकल के आ रही है वो एक है, और वैल्यूएशन की बात करके चले तो $3 बिलियन की है। अगर हम फर्स्ट फ्राई की बात करके चले तो 2015 के अंदर स्टार्ट हुई थी, रिसेंटली इन्होंने आईपीओ निकालने की बात भी करी थी, उसके बाद उन्होंने कहा कि अभी मार्केट कंडीशन सही नहीं है, हम कुछ टाइम के बाद निकालेंगे। अभी वो निकालने वाले हैं, देखते क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर मैं टोटल फंडिंग की बात करके चलूँ तो $960 मिलियन ये रेज भी कर चुके हैं। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।